हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। हमारी जो काई स्क्वायर की सीरीज़ थी उसके अंदर ये सेकंड हमारी जर्नी है, जिसमें हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं कि हम मैनुअली काई स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं और एक्सेल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी की तरफ। हाउ टू कैलकुलेट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर के बारे में हमने कल सीख लिया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले उसको पढ़ लीजिए, ताकि आप उसमें सब कुछ सीख पाएँ अच्छे से और फिर आप आगे बढ़ें कैलकुलेशन की तरफ। तो ये हमने एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट सीखा था और उसके लिए एक एग्जाम्पल कल डिस्कस किया था। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ गुड एंड डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द 3 शिफ्ट्स इन फैक्ट्री। शिफ्ट्स में दिया गया है डे, इवनिंग एंड नाइट, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए पर शिफ्ट और कितने उसके अंदर से डिफेक्टिव थे। ये हमारे पास डेटा प्रोवाइडेड है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन शिफ्ट एंड इक्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या इसके बीच में कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन है कि कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने उसमें से डिफेक्टिव निकल रहे हैं। क्या उसका शिफ्ट से कोई कांटेक्ट है या कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो हम उसी के लिए काई स्क्वायर लगाएंगे। और हमने ये भी सीखा था कि काई स्क्वायर जो लगता है वो जब हमारे पास डेटा की वैल्यू 300 क्रॉस करे या 400 क्रॉस करे, मतलब हमारे पास अ बिग अमाउंट ऑफ डाटा होना चाहिए। छोटे डेटा के लिए हम कभी भी काई स्क्वायर को प्रेफर नहीं करते। तो हमारे पास देखिए बहुत सारा डाटा यहाँ पर है और कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो नहीं कर रहा है ये। तो सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं और हमें इसको चेक करना है कि क्या इनके बीच में, यानी शिफ्ट और इक्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स के बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो लेट्स गो टू द हाइपोथेसिस फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करना है, हाइपोथेसिस बनाना है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिमाग में लेकर के चलनी है कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक अपनी स्टेटमेंट तैयार करी है नल हाइपोथेसिस में, दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द शिफ्ट एंड इक्वालिटी ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। यानी हम मान के चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस में कि यहाँ पर कोई इन दोनों के बीच में एसोसिएशन या रिलेशन नहीं है। नल है इसलिए नो लेकर के चल रहे हैं। और अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि ऑल्टरनेट इसका ऑपोजिट होता है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द शिफ्ट एंड इक्वालिटी ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। नल में आपने कहा कोई रिलेशनशिप, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो उसका उल्टा या कंट्रास्ट में हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि उनके बीच में कोई एसोसिएशन है। तो ये हमने हाइपोथेसिस अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस लेवल जो हम हमेशा लेकर के चलते हैं, दैट इज़ योर 0.05, उसको मान के चलेंगे। फॉर्मूला हमारा है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अब ये जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, ऑब्जर्व तो हमने देख लिया, जो हमको डेटा प्रोवाइड किया गया था, दैट इज़ योर ऑब्जर्व। लेकिन एक्सपेक्टेड को फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए सीख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड के अंदर हमें जैसी टेबल दी हुई है सेम ऐसी ही टेबल हमें बनानी है। लेकिन उसके अंदर हमें चेंजेस क्या करने हैं कि ये जो हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा था इसको हमें खाली रखना है। यानी सिर्फ हमारे पास टोटल्स रहेंगे रोज और कॉलम्स में, अदरवाइज ये जो बीच का कंटेंट हमें दिया हुआ था टेबल में, जो डेटा प्रोवाइडेड था, हमने उसको रिमूव कर लिया। अब इसमें जो कैलकुलेशन करनी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इस सेल में जो वैल्यू आएगी वो कैसे कैलकुलेट होगी उसको देख लेते हैं। 2000, ये हमने कहा टोटल हमें नहीं हटाना है। टोटल नहीं हटाना है उसकी एक वजह है, क्योंकि इस टोटल से ही हमें कैलकुलेशन करनी है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल एंड डिवाइडेड बाय दिस ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर जो सेल में वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है वो देखना है हमें। 2000 जो इसका टोटल है प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो ये कॉलम का टोटल है 1030,
इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, जो ग्रैंड टोटल आ रहा है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मैं इस सेल की बात करती हूँ तो इस सेल का टोटल, इस रो का टोटल 500 है, तो 500, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये कॉलम टोटल हमारे पास 1030। इन दोनों टोटल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, जो हमारा ग्रैंड टोटल है। आई होप के क्लियर हो गया। तो चलिए इस कैलकुलेशन को एक बार हम कर लेते हैं। ये आपके लिए कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर करी हुई हैं, देखते हैं इसको। नीचे देखिए 2000 इसका टोटल था और इसका कॉलम का टोटल है 1030। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2500 से, जो कि हमारा ग्रैंड टोटल है। तो एक बार जल्दी से इस पर नज़र डाल लेते हैं। ये 2000 टोटल, ये देखिए रो का, और यहाँ से कॉलम का। यही बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू लर्न। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ये आसानी से हम याद कर सकते हैं। जहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है उसी वैल्यू को हमें लेना है। 2000 इंटू 870 डिवाइडेड बाई 2500। अब देखिए सारे सेल्स के अंदर जिससे डिवीजन करना है, दैट इज़ योर ग्रैंड टोटल, दैट विल रिमेन सेम, वहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब इसको देखिए 2000 मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है 600 एंड डिवाइडेड बाय 2500। सेम हेयर, the total has change of row 500 and multiplied by 1030 divided by 2500. 500, 870 divided by 2500, 500 and 600 divided by 2500। तो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल एंड डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये कैलकुलेशंस हमने सॉल्व करके लिख ली हैं। 824 हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, देन 696, 480, 206, 174 एंड 120। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें इन वैल्यूज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का। तो जैसे हम स्टार्ट्स में नॉर्मल टेबल्स फॉर्म करते थे, आज तक हम करते हुए आए हैं, वैसे ही हमको अब भी करनी है। और ये देखिए ये हमारी टेबल तैयार है। ऑब्जर्व को हमने एक रो में लिख दिया और एक्सपेक्टेड को अनदर रो में। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्व्ड वाला हमारा सेल है उसके सामने उसी की वैल्यू आए, बस इतना हमें कॉशियस रहना है। उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अगर हमें याद है और यहाँ हमने थोड़ी सी सावधानी बरती तो हमारे साथ कोई भी इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ को नोट डाउन कर दिया, 480, 206, 174 एंड 120। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास थी, दोनों को हमने अरेंज कर लिया और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अरेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें क्या करना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 900 माइनस 824 दैट इज योर 76, 700 माइनस 696 4, 400 माइनस 480 इज माइनस 80। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होल स्क्वायर कर रहा है, तो इट हार्डली मैटर्स दैट आवर वैल्यू इज पॉजिटिव और negative. So we will do the calculation and we will write the specific sign so that there cannot be any problem in the calculation. 170 minus 174 that is your minus 4, 200 minus 120 that is 80. The next step is to calculate the whole square. So you can see 76 whole square, 4 minus 80 minus 76 minus 4 and 80. सबकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली, 5776, 16, 6400, 5776, 16 एंड 6400। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है कि हमें इसको एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना है। थोड़ी सी सावधानी हमें यहाँ पर भी रखनी है।
बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। आपने जो ये कैलकुलेशन की है इसकी जो एक्सपेक्टेड है उससे आपको इसको डिवाइड करना है, दैट्स इट। So 5776 divided by 824, the values comes out to be 7. 16 divided by 696, that is your 0.02. 6400 divided by 480, 13.33. 5776 divided by 206, 28.03. 16 upon 174, that is your 0.09. And 6400 divided by 120, that is your 53.33. ये वैल्यूज़ जब हमारे पास आ गई तो हमें फिर से एक बार रिकॉल करना है अपने फॉर्मूले को। उसमें लिखा हुआ था समेशन, समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल। So now the turn is to calculate the sum of all these values. तो इन सब को ऐड कर लीजिए। इन सब को ऐड करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली दैट इज़ योर 101.8। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है। वो क्या है, चलते हैं सीखते हैं नेक्स्ट पर। अब अगर हमें कोई वैल्यू हमने टेस्ट लगा करके निकाली है, दैट इज़ आर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो उसके लिए हमें टेबल वैल्यू भी चाहिए जिससे कि हम कंपेयर कर सकें। हर टेस्ट में हमने ऐसा किया है, हम कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबल वैल्यू को, और उसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरत जो हमें पड़ेगी वो है हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इन केस ऑफ काई स्क्वायर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अदर केसेस व्हाट इट विल बी n-1। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज़ में से भी 1 को माइनस करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स में से भी 1 को माइनस करना है। तो हमारे पास टेबल में दिए हुए थे नंबर ऑफ रोज़ वर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वर 2। तो हमने दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया इसको, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारी निकल के आती है उसको हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास वैल्यू आई 2। तो जो हम टेबल में वैल्यू चेक करेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, अपना सिग्निफिकेंस लेवल दैट इज़ योर 0.05। मैंने यहाँ पर 0.05 लिया है, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उस वैल्यू के अगेंस्ट ही आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक करके आपको वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू वहाँ से लेनी है। तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई 2, और मैंने जब इसको टेबल से चेक किया तो वैल्यू आई मेरे पास 5.99। अब 5.99 मेरी टेबल वैल्यू है और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 101.8 है। तो मैंने इनका कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने में क्या पता लगा, 101.8 इज़ ग्रेटर देन 5.99। और अगर इस सिचुएशन में हम हैं तो हमें क्या करना होगा, hypothesis is rejected because the calculated value is more than the table value। तो हमने रूल याद किया था, greater यानी greater will be rejected and lower will be accepted। अगर हम मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा ये वाला रूल, थंब रूल है कि हम आसानी से इसको लगा करके और हमेशा याद रख सकते हैं कि अगर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो वो एरिया ऑफ रिजेक्शन में जाएगी और हमें उस केस में हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। चलिए, तो हमारा रिजल्ट निकल आया कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। तो हम एक बार से याद करते हैं कि हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया था। हमने ये सोचा था, नल हाइपोथेसिस में एक एजम्पशन ली थी, एज्यूम किया था कि इन दोनों के बीच में यानी शिफ्ट और गुड्स प्रोड्यूस्ड की जो इक्वालिटी है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब जो हम कह रहे थे कि नो रिलेशनशिप, नो एसोसिएशन, वो चीज़ हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, वो स्टेटमेंट हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स देयर इज़ एन एसोसिएशन। कौन सी शिफ्ट चल रही है और इक्वालिटी क्या है गुड्स प्रोड्यूस्ड की, उनके अंदर एक एसोसिएशन है। हमने ये भी सीखा था कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली
हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको कैलकुलेट करना मैनुअली हमने सीख लिया, लेकिन अब इसको हम एक्सेल में कैसे करें। देखिए ये कैलकुलेशंस बहुत कम थी, हमारे पास 3 रोज़ 2 कॉलम्स दिए हुए थे, हमने बड़ी आसानी से इनको मैनुअली कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हम किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पर हमारे पास 300, 350, 400 कुछ ऐसे डाटा कलेक्ट किए हैं हमने, और हमें उन्हें एनालाइज करना है काई स्क्वायर के थ्रू, तो हमें इसमें एक्सेल बहुत हेल्प कर सकता है। तो उसको भी सीखते हैं कि हम किस तरीके से एक्सेल को लगा करके इसको 1 या 2 क्लिक के अंदर पूरी वैल्यूज़ को हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। यही सेम एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे। सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। एक्सेल शीट में मैंने वो टेबल पेस्ट करके रखा है आपके लिए। देखिए आप, शिफ्ट्स हमने लिए थे, गुड्स प्रोड्यूस लिए, डिफेक्टिव लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमें इसको कहीं पर भी, ये शीट आपको दी हुई है, एज यू विश, जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसके पीछे रीज़न है, सेम टू सेम हमने ये टेबल को कॉपी किया और पेस्ट किया। द रीज़न इज़ वी वांट टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वन। तो एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, देखिए जो हमारे डाटा फील्ड हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी उसको हमें एम्प्टी कर लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स, हम इसको क्लिक करेंगे और हमारी ये वैल्यूज़ चली जाएंगी। अब ऑब्जर्व हमारे पास है, ये हमारा ऑब्जर्व का डाटा है, और अब हमें यहाँ पर टोटल हमने नहीं खाली किया है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर इक्वल टू साइन से शुरू होता है एक्सेल में फॉर्मूला हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या याद किया था, रो का टोटल इनटू कॉलम का टोटल एंड डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो अब हम इसको ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। जोन से सेल में हमारा टोटल है, हम उसको क्लिक कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, दैट इज योर एस्टेरिस्क। और किससे इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए याद करिए, इसको सामने वाले से करना था। सामने का टोटल हमने यहाँ पर लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया, डिवाइड का साइन लगाया, किससे डिवाइड करना है, ग्रैंड टोटल से, और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर भी सेम रहेगा हमारा, इक्वल टू का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाला टोटल तो हमारा वही है जो हमने पहले सेल में लिया था, लेकिन ये चेंज हो गया क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी सामने 870 दी हुई है, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल एंड एंटर। द सेम विल बी रिपीटेड हेयर, इक्वल टू साइन, ब्रैकेट, and you will take this grand total multiplied by your 600 bracket band divided by grand total and enter। चलिए यहाँ पर करते हैं, इक्वल टू साइन, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर हमें वैल्यू ध्यान से, जो टोटल यहाँ का रो है उसका टोटल लेना है हमें, 500 हमने क्लिक करा यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1030, देन ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 2500, एंटर, एंड सेम हेयर, इक्वल टू साइन, ब्रैकेट वन, ये वाला टोटल multiplied by this total, bracket close, divided by grand total and enter, equal to sign, bracket open, this total multiplied this total, bracket close, divided by grand total. So this we have calculated our expected. Now
Now the time is to calculate the chi-square value, but be careful that in this, when we are using Excel, the value will be p value. So let us try here. Select the cell. यहाँ पर हमें उस वैल्यू को लेना है. फॉर्मूलाज में जाएंगे, जाने के बाद मोड फंक्शंस में जाएंगे, स्टैट्स में जाएंगे और हमें काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, इन्वर्स भी दिया हुआ है, लेकिन हमें वो वाले टेस्ट नहीं लगाने हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट. ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है. इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें क्लिक करनी है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. तो चलिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स को ये हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एक्सपेक्टेड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. एक्सपेक्टेड हमारा रहेगा ये, और हमें यहाँ पर क्या करना है, डन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैल्यू विल बी इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू कैन सी द 7.7244. अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि E-23 भी लिखा हुआ है. ये जो E-23 है इसका मीनिंग क्या है? देखिए कंप्यूटर्स में जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है और हमारा जो वैल्यू लिखी हुई है उससे पहले बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज़ अगर हैं तो कंप्यूटर इसको इस तरीके से शो करता है. इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल, E फॉर एक्सपोनेंशियल. और -23 मीन्स 10 रेज टू द पावर -23. मतलब जो हमारा नंबर लिखा हुआ है इसकी राइट साइड में 23 ज़ीरोज़ आएंगी, तब ये नंबर लिखा जाएगा. तो लेट अस सी, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे. चेक करते हैं एक बार इसको. 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ये 23 ज़ीरोज़ आ गई और उसके बाद जो हमारा नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है 7 7, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं हम, 243. देखिए ध्यान से यहाँ पर 77243. तो ये नंबर हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है जो वहाँ पर कैलकुलेट होकर के आया है, और हमको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है 7.72437 E-23. तो आपको ये याद रखना है, ये जो E-23 है इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब है इसका, और 10 रेज़ टू द पावर -23 है. तो इसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करके देखा. अब अगर 23 ज़ीरोज़ इस नंबर के आगे हैं तो ये हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ये नंबर बहुत छोटा है. और अगर नंबर छोटा है तो हम यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, जो हमारा P का प्रिंसिपल है यानी प्रोबेबिलिटी वाला प्रिंसिपल है, दैट इफ़ इट इज़ ग्रेटर इट विल बी एक्सेप्टेड एंड इफ़ इट इज़ लोअर इट विल बी रिजेक्टेड. तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो लोअर है, और अगर लोअर वैल्यू है तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है. तो हमने दोनों केसेस में देखा, अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे थे तो भी, और अगर हमने एक्सेल से कैलकुलेट किया तो भी, दोनों ही केसेस में सेम रिज़ल्ट आया है. चाहे हम पी वैल्यू से उसको कैलकुलेट करें या कैलकुलेटेड वैल्यू को लेकर के टेबल वैल्यू से उसको कंपेयर करें, the result will remain same. In this case, in this question, the hypothesis is rejected, right? So I hope that you have learned the concept and one more new concept is added to your knowledge. So keep remembering this concept for your future also. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.